Hello friends, welcome to the Gateway Classes, a gateway to your success. Myself Abhilasha Jain and I am taking you to a ride of digital system design. हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं. यूनिट नंबर 2 में आप लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट, एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स देखे. इसके बाद में हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मक्स देखा था, मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा था? जब मेरे पास में मल्टीपल इनपुट्स हैं तो इन मल्टीपल इनपुट से डाटा लेकर के एक ट्रांसमिशन लाइन पे उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा था. अब एट अ पर्टिकुलर टाइम इन सारे मल्टीपल इनपुट से किससे डाटा लेना है, ये डिसीजन था आपके सिलेक्ट इनपुट का. जो सिलेक्ट लाइंस थी वो डिसाइड कर रही थी कि कौन सा वाला इनपुट का डाटा आपके ट्रांसमिशन लाइन पर जाएगा. आज का हमारा जो टॉपिक है वो जस्ट इसका मक्स का अपोजिट है, डेट इज डीमक्स. डीमक्स आपका क्या काम करता है? डीमल्टीप्लेक्सिंग का. जहां पर हम मल्टीपल इनपुट को एक लाइन पे भेज रहे थे, अब डीमल्टीप्लेक्सर उस एक इनपुट को मल्टीपल पर स्प्रेड करेगा. इसका मतलब ट्रांसमिशन के साइड पे जहां पे मैंने मल्टीपल इनपुट्स लेके एक ट्रांसमिशन लाइन पर भेजा, वहीं रिसीवर साइड पे उस ट्रांसमिशन लाइन का डाटा लेकर के आपका जो डीमक्स है वो मल्टीपल यूजर्स को प्रोवाइड करेगा. तो डीमक्स का आपका काम सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट. अब किस वाले यूजर को मिलेगा ये डिसीजन होगा आपकी सिलेक्ट लाइंस का. देन हम लोग देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स. देन मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले, एक आपका टॉपिक है मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले, जिसमें हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेज आपके किस टाइप के होते हैं और क्या फायदा है इन मल्टीप्लेक्स डिस्प्लेज का. ये दो टाइप के हैं, पिक्सल ओरिएंटेड, कैरेक्टर ओरिएंटेड, वो हमें देखना है, और डिस्प्ले ड्राइवर हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ डीमक्स. डीमक्स आपका कोई ऐसा सर्किट है जहां पर एक सिंगल इनपुट डाटा होगा और मल्टीपल आपके पास में यूजर्स होंगे. ये जो इनपुट में डाटा आ रहा है, ये डाटा किस यूजर के पास जाएगा ये डिसाइड होगा आपकी सिलेक्ट लाइन से. जो भी आपकी सिलेक्ट लाइंस होंगी, अगर सिलेक्ट लाइन 0 0 होगी तो आपका जो इनपुट में डाटा है वो यूजर ए के पास जाएगा. 0 1 होगी तो आपका यूजर बी के पास जाएगा. 1 0 के लिए यूजर सी और 1 1 के लिए यूजर डी के पास आपका डाटा जाएगा. नाउ इसका मतलब जो ये डीमक्स है, डीमक्स एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर है. जो मल्टीप्लेक्सर काम कर रहा था उससे जस्ट अपोजिट काम या जस्ट उल्टा काम आपका डीमक्स कर रहा है. इसमें जो इनपुट है वो सिंगल डाटा इनपुट होगा. नाउ जो मेरे पास में सिलेक्ट लाइंस हैं या फिर जिसको मैं एड्रेस लाइंस कहती हूं, जो आपके आउटपुट यूजर्स का एड्रेस डिसाइड करेगी, वो आपके पास में n एड्रेस इनपुट्स होंगे, मतलब n सिलेक्ट लाइंस होंगी, और 2 n आपकी आउटपुट लाइंस होंगी. फाइन. तो ये जो एड्रेस इनपुट्स हैं ये डिसाइड करेगी कि आपका जो भी इनपुट में डाटा अवेलेबल है वो किस यूजर के पास जाएगा. वो आपका सिलेक्ट करने का काम आपकी सिलेक्ट लाइंस का है. देन द अदर डाटा आउटपुट विल हैव, अब जिस समय आपका जो डाटा इनपुट है, अगर ये इनपुट सपोज ए के साथ कनेक्ट हुआ है तो उस समय बी सी डी के पास क्या होगा? उस समय बी सी और डी के पास में आपको वैल्यू मिलेगी 0 0 आउटपुट रहेगा. देन इस डीमल्टीप्लेक्सर को हम लोग एब्रीविएशन यूज करते हैं डीमक्स भी. जैसे आपके मल्टीप्लेक्सर को आप मक्स कहते हो, वैसे डीमल्टीप्लेक्सर को हम डीमक्स कहेंगे. चलो अब देखते हैं कि मैं सिंगल इनपुट 4 आउटपुट, मतलब 1 क्रॉस 4 डीमक्स यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स कैसे डिजाइन करूंगी. देखो आपके पास में सिंगल इनपुट है, इसका मतलब आपका जो डाटा इनपुट है वो है i. ठीक है, ये i डाटा इनपुट आपके पास अवेलेबल होगा. देन आई हैव सिलेक्ट लाइंस a एंड b. a एंड b अगर 2 सिलेक्ट लाइंस हैं तो इसके 4 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1. नाउ अगर आपका 0 0 है इनपुट, सिलेक्ट लाइंस पर डाटा 0 0 है,
तो आपका जो भी इनपुट में डाटा है वो किसके पास जाना चाहिए? ऑफ कोर्स आपका आउटपुट ए के पास। इसका मतलब ए के पास में जो भी इनपुट का डाटा है ये डाटा इनपुट ए के पास जाएगा और उस समय बी, सी और डी के पास में लॉजिक 0 रहेगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। जब आपका सिलेक्ट लाइन 0 1 दिखाएगी, 0 1 मतलब आपका जो इनपुट में डाटा है वो जाएगा बी आउटपुट के पास। तो बी के पास में आएगा मेरे पास में जो भी इनपुट पे डाटा है, वो जो भी डाटा होगा आइदर लॉजिक 1 और लॉजिक 0, वो बी आउटपुट के पास आएगा और बाकी आउटपुट्स पर लॉजिक 0 रहेगा। वैसे ही 1 0 के केस में जब सिलेक्ट लाइन 1 0 होगी तो आउटपुट सी के पास में डाटा आएगा, बाकी सब 0 रहेंगे। और जब आपकी सिलेक्ट लाइंस 1 1 होगी तो आपका आउटपुट डी के पास में डाटा आएगा, बाकी सभी 0 रहेंगे। अब जब हमने ये ट्रूथ टेबल देख लिया तो ऑफ कोर्स मैं आउटपुट डिजाइन कर सकती हूं। इस केस में आपके पास में 4 आउटपुट हैं, तो ऑफ कोर्स 4 आउटपुट के लिए 4 बुलियन एक्सप्रेशन जनरेट होंगे। वो 4 बुलियन एक्सप्रेशन होगा आउटपुट ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। अब अगर मैं ए की देखूं तो ए कब वैलिड होगा, ए के पास डाटा कब आएगा? जब मेरा ए 0 होगा, स्मॉल ए सिलेक्ट लाइन स्मॉल ए 0 होगी, स्मॉल बी 0 होगी। मतलब इसे मैं कह सकती हूं ए बार बी बार इनटू जो भी इनपुट पे डाटा होगा वो आएगा, मींस दैट विल बी आई। सिमिलरली अगर मैं बी कहती हूं आउटपुट बी, तो आउटपुट बी मेरा क्या होगा? ए 0 है, बी 1 है, इसका मतलब ए बार बी इंटू आई। आउटपुट सी विल बी ए बी बार इंटू आई एंड आउटपुट डी विल बी ए इंटू बी इंटू आई। ये हमने जनरेट कर लिए बुलियन एक्सप्रेशंस सभी आउटपुट के लिए। हर एक आउटपुट के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब मेरे पास में इनपुट में क्या अवेलेबल है? एक तो 2 सिलेक्ट लाइंस हैं ए और बी, और एक इनपुट पे डाटा अवेलेबल है। तो मैं क्या कर रही हूं, अगर मुझे डिजाइन करना है यूजिंग बेसिक गेट्स तो मैं 2 लाइंस सिलेक्ट लाइंस लूंगी, ए एंड बी। अब ऑफ कोर्स जब मुझे ए बार की भी जरूरत है, बी बार की भी जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट करके लाइन ले लेंगे जो कि होगी ए बार की। सिमिलरली बी में नॉट गेट कनेक्ट करके एक लाइन लेंगे जो कि होगी बी बार की, और एक इनपुट डाटा की लाइन जो इनपुट से आ रही है। फाइन। अब जो मेरा आउटपुट ए है, कैपिटल ए, दैट इज ए बार बी बार आई। अब जब ए बार बी बार आई है, इसका मतलब इन तीनों में आपका डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं एंड गेट। तो मैं एक एंड गेट यूज कर रही हूं जिसके इनपुट्स होंगे ए बार बी बार एंड आई। दिस इज योर आउटपुट ए। जिस समय सिलेक्ट लाइन 0 0 होगी, मतलब ए भी 0 बी भी 0, तो उस समय ए बार बी बार एक्टिवेट होगा, और जो भी इनपुट पे डाटा होगा, आई इनपुट पे जो भी डाटा होगा वो आपके आउटपुट ए के पास आएगा, मतलब यूजर ए के पास में ट्रांसमिट होगा। सिमिलरली सेकेंड एंड गेट यूज कर रही हूं आउटपुट बी के लिए, और आउटपुट बी मेरा कहता है ए बार बी इंटू आई। सो आई विल बी टेकिंग ए बार बी इंटू आई। ये ए बार बी इंटू आई आपको देगा आउटपुट बी। मतलब जब आपकी सिलेक्ट लाइन 0 1 होगी तो जो भी आपका इनपुट पे डाटा होगा वो यूजर बी के पास पहुंचेगा। सिमिलरली आई विल बी वर्किंग फॉर डी, सी एंड डी। अब सी के लिए आपको क्या चाहिए? सी के लिए है ए बी बार इंटू आई। सो हम ले रहे हैं ए बी बार इंटू आई।
दिस इज ए बी बार आई, सी है, एंड ए इंटू बी इंटू आई, ए इंटू बी इंटू आई इज योर आउटपुट डी। ये है आपका डीमक्स यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स। क्लियर? तो आप जो मल्टीप्लेक्सर काम करेगा उसी का अपोजिट काम हम लोग करवा रहे हैं डीमल्टीप्लेक्सर से। अब आपको अगर 8x1 डीमल्टीप्लेक्सर कहा जाता है तो 8x1 में आप सिलेक्ट लाइंस ए बी सी ले लोगे, जिसके कॉम्बिनेशन 0 0 0 से 1 1 1 तक चलेंगे। आउटपुट ऑफ कोर्स आपके 8 आउटपुट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 आउटपुट होंगे। एक डाटा इनपुट लाइन होगी और उसके रिस्पेक्ट में आपके पास में 8 बुलियन फंक्शंस बनेंगे और 8 एंड गेट्स लगा करके आप डीमक्स जनरेट करोगे। फाइन। नाउ ये तो हुआ आपका डीमक्स डिजाइनिंग यूजिंग बेसिक गेट्स। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डीमक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर डीमक्स। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में 1x4 डीमक्स अवेलेबल है और मुझे डिजाइन करना है 1x8 डीमक्स। तो 1x8 के लिए मैं पूरा लॉजिक सर्किट फिर से नहीं जनरेट करूंगी। अगर 1x4 अवेलेबल है तो उसी को यूज करके मैं 1x8 बना सकती हूं। कैसे बना सकते हैं? आप देखो, मुझे बनाना है 1x8 डीमक्स और अवेलेबल है 1x4 डीमक्स। इसका मतलब कितने डीमक्स लगेंगे? यस ऑफ कोर्स 2 डीमक्स लगेंगे। हमने जैसे मक्स में कैलकुलेट किया था 1x8 अपॉन 1x4, वैसे ही यहां भी कर रहे हैं। मुझे 2 डीमक्स की जरूरत पड़ेगी, तो 1x4 डीमक्स मैंने यूज किए। अब ये जो 1x4 डीमक्स हैं आपके, ये डीमक्स आपके हर एक डीमक्स का आउटपुट 4 आउटपुट हैं आपके पास में। तो ये वाला आपका आउटपुट 0 टू आउटपुट 3 देगा, 0 1 2 3। वैसे ही आउटपुट 4 से लेकर के आउटपुट 7 तक आपका ये सेकंड डीमक्स देगा। इसका मतलब आपके 8 आउटपुट्स तो हो गए। अब हमें देखना है सिलेक्ट लाइंस का। 1x8 में सिलेक्ट लाइंस होनी चाहिए 3 और 1x4 में सिलेक्ट लाइंस होनी चाहिए 2। तो इसका मतलब इनकी 2 सिलेक्ट लाइंस हैं। 2 सिलेक्ट लाइंस को तो मैं आपस में शॉर्ट कर दूंगी। सपोज 1x8 के लिए सिलेक्ट लाइंस मुझे चाहिए ए बी सी। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम लोग हमेशा इन डीमक्स के लिए लोअर ऑर्डर सिलेक्ट लाइंस ले लेते हैं। इसका मतलब सिलेक्ट लाइन बी और सिलेक्ट लाइन सी, ये मैंने आपस में इन दोनों की शॉर्ट कर दी। ठीक, ये तो हुई आपकी 2 सिलेक्ट लाइंस। अब तीसरी सिलेक्ट लाइन का क्या करना है? आपको पता है कि आपको 1x4 लेना है, 1x8 बनाना है और यहां पर आपके पास में 2 इनपुट्स अवेलेबल हैं, एक अपर डीमक्स का, एक लोअर डीमक्स का। तो या तो मैं इसमें ये कर सकती हूं कि 1x2 डीमक्स लगाऊं। मतलब अगर मैं यहां पर 1x2 डीमक्स लगाती हूं तो ये जो 2 हैं, ये 2 आउटपुट इसके कनेक्ट कर दूंगी इसके साथ और ये आपका डेटा इनपुट हो गया। और इसका जो सिलेक्ट लाइन है वो सिलेक्ट लाइन होगी हायर ऑर्डर डीमक्स, दैट इज ए। ये आपका एक ऑप्शन है कि आप यहां पर एक और 1x2 डीमक्स लो और उसका सिलेक्ट लाइन ए लगा करके आप कनेक्ट करो, तो ये आपका 1x8 डीमक्स बन गया। और एल्स यू हैव वन मोर ऑप्शन। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से 1x4 डीमक्स तो लिए हैं 2, जैसे हमने पहले लिए हैं वैसे ही। इसके आउटपुट 4 आउटपुट O0 से O3 और O4 से O7, ये आपके 8 आउटपुट बने। ठीक है, नाउ एक इनपुट इसका, एक इनपुट इसका। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी B और C सिलेक्ट लाइन है वो मैंने शॉर्ट कर दी है दोनों में। ठीक,
अब जो ए सिलेक्ट लाइन है, ए सिलेक्ट लाइन के साथ मैं ये कर सकती हूं कि अगर आपका ए लॉजिक 0 होगा तो O0 से O3 सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 ये आपका O0 से O3 सिलेक्ट करेगा। और जैसे ही ए की वैल्यू 1 होती है, ए की वैल्यू 1 होते बराबर आपका सिलेक्ट होना चाहिए O4 से O7, मतलब 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। इसका मतलब ए की वैल्यू अगर 1 है तो आपका ये सिलेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, ए को डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगी इसके साथ और एक नॉट गेट के साथ कनेक्ट करूंगी इसके साथ। इसका मतलब अगर मेरा ए 0 हुआ तो नॉट गेट इन्वर्ट होकर के ये 1 हो जाएगा और ये वाला आपका इनपुट वर्क करना शुरू कर देगा। और ए अगर आपका ए अगर 1 होगा तो आपका सेकेंड डीमग शुरू करेगा। अब इसे कनेक्ट कहां करना है, इसे कनेक्ट करूंगी मैं एनेबल के साथ में, इन दोनों के एनेबल के साथ में, और इन दोनों के पास में अपनी अपनी अलग डेटा लाइंस होगी। तो जैसे ही ये एनेबल होगा अपर डीमक्स, वैसे ही डेटा लाइन का आउटपुट रिस्पेक्टिव आउटपुट पे कनेक्ट, डाटा लाइन का जो पीक डाटा है वो आपके रिस्पेक्टिव आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा। अगर आपका ये वाला नीचे वाला डीमक्स एक्टिवेट होगा तो ये डेटा लाइन का आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके दो ऑप्शंस हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो, आइदर बाय यूजिंग एनेबल और बाय यूजिंग 1x2 डीमक्स। सिमिलरली हम 1x16 डीमक्स जनरेट कर सकते हैं यूजिंग 1x8 डीमक्स। अब 1x8 के लिए मैं दो 1x8 डीमक्स यूज करूंगी। ऑफ कोर्स जब मैं 1x8 डीमक्स यूज कर रही हूं तो इसके आउटपुट O0 से O7 तक चलेगा और इसका आउटपुट O8 से लेकर के O15 तक चलेगा। इसका मतलब ये आपके 16 आउटपुट्स O0 से O7 तक 16 आउटपुट जनरेट हो चुके हैं। 1x8 डीमक्स के लिए आपको चाहिए 3 सिलेक्ट लाइंस, तो 3 सिलेक्ट लाइंस आप यूज करोगे B, C एंड D। अब बचा आपका ये दो इनपुट्स, इन दो इनपुट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एक 1x2 डीमक्स, और ये 1x2 डीमक्स आप इसका सिलेक्ट लाइन लोगे A और आपका ये 1x16 डीमक्स रेडी हुआ है विद द हेल्प ऑफ 1x8 डीमक्स। ठीक है, ये आपका 1x16 है। इसका मतलब आप कोई भी हायर ऑर्डर डीमक्स डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लोअर ऑर्डर डीमक्स। फाइन, अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले पे। मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले है क्या चीज है? मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले एक डिस्प्ले का तरीका है, मतलब जो हम मॉनिटर पे देखते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये एक डिस्प्ले का पैटर्न है। डिस्प्ले का पैटर्न जब भी मैं डिस्प्ले कर रही हूं तो डिस्प्ले आप लोगों को विजिबल होता है कि पूरी एक पिक्चर है, एक सीनरी है जहां पे नदी है, पेड़ है, पहाड़ है, आसमान है, चिड़िया उड़ रही है, पूरा एक विजुअल पिक्चर दिखता है। पर एक्चुअली जब हम डिस्प्ले करते हैं तो एक टाइम पे हम लोग पूरा विजुअल पिक्चर नहीं शो करते, हम लोग पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर लाइट ग्लो करते हैं, और वो इस स्पीड से लाइट ग्लो होती है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन, आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में, जहां पर जब आपके लाइट आपके आंखों के सामने आती है तो 20 सेकंड लगते हैं आपकी आंखों को उसे विजुअलाइज करने के लिए। उस 20 सेकंड के अंदर जितनी लाइट्स ग्लो कर गई, उन सभी लाइट्स को आप लोग अज्यूम करते हो कि वो पूरी एक पिक्चर है, और वो पूरी पिक्चर आपको दिखनी शुरू होती है। तो अब ये जो डिस्प्ले है ये किस टाइप से वर्क करता है? देखो, मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है, एक डिस्प्ले डिवाइस है जो आपको शो करेगा जैसे स्क्रीन पे शो होता है। वेयर एंटायर डिस्प्ले इज नॉट ड्रिवन एट वन टाइम, मतलब जो मैं आपको कह रही हूं कि पूरा आपको सीनरी दिख रही है,
पर वो पूरी सीनरी एक ही टाइम पे ब्लिंक नहीं होती, वो एक एक करके ब्लिंक होती है, पर हमें विजुअलाइज होती है कि वो पूरी एक बार में दिख रही है। इंस्टेड सब यूनिट्स ऑफ द डिस्प्ले आर मल्टीप्लेक्स्ड, मतलब उसके कुछ सब यूनिट्स होते हैं जो कि हम डिस्प्ले करते हैं एक टाइम पे एक ही पॉइंट पे लाइट ग्लो होती है, ठीक है। नाउ अब ये जो आपकी पॉइंट पे लाइट ग्लो होती है, ये किस टाइप से ओरिएंटेड होती है? ये कुछ इस टाइप से ओरिएंटेशन रहता है। सपोज मेरे पास में स्क्रीन है, उस स्क्रीन को मैं पूरी स्क्रीन को इस तरीके से रो और कॉलम में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूं कि मुझे ये वाले कॉलम को हाईलाइट करना है, तो मुझे इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम पे मेरे सिग्नल को एक्टिवेट करना होगा। मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम और वो पर्टिकुलर रो अगर मैं एक्टिवेट करती हूं, तो जो सेल जहां पे रो और कॉलम दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, वहां पर एक लाइट ब्लिंक होगी और वो आपको विजुअलाइज होगी। तो इसका मतलब ये जो सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स इन्हें कह रहे हैं हम कि पूरी स्क्रीन को हम लोगों ने कुछ स्लॉट्स में बांट रखा है, कुछ सब यूनिट्स में बांट रखा है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा पिक्सल। आपका कैमरा कितने पिक्सल का है? 32 पिक्सल का है, 64 पिक्सल का है। ये 32 और 64 का मतलब क्या है कि जो पूरी स्क्रीन आपके पास अवेलेबल है, वो स्क्रीन कितने पिक्सल में, मतलब कितने रोज और कॉलम्स में स्प्लिटेड है, उसे हम पिक्सल कहते हैं। तो आपके जो ये सब यूनिट्स हैं, वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है। जहां पर मेरा डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है, जहां पे डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा, वहां पर आपके सारी जो स्क्रीन होगी वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डिस्प्लेड होगी। या फिर आपके कई बार आपकी स्क्रीन जो डिस्प्ले करती है वो कैरेक्टर के फॉर्म में डिस्प्ले करती है। मतलब एक कैरेक्टर एक टाइम पे डिस्प्ले होगा, दूसरा कैरेक्टर दूसरे टाइम पे, तीसरा कैरेक्टर तीसरे टाइम पे। अब कई बार आप होर्डिंग्स देखते हो, होर्डिंग्स पे आप देखते हो कि आपका जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस फ्लो करके जा रहा है। अब आइडियली कभी सेंटेंस फ्लो नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, उसकी जो लाइट की ग्लो है वो ऐसे रखते हैं कि एक बार एक कैरेक्टर ग्लो हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो आपको ऐसे लगता है कि वो फ्लो करके आ रहा है, वो पूरा फ्लोट करके आ रहा है। तो ऐसे ही ये इंडिविजुअल कैरेक्टर जब अगर मैं हाईलाइट कर रही हूं, और वो कैरेक्टर ओरिएंटेड डिस्प्ले कहलाता है। अगर मैं डॉट मैट्रिक्स रो और कॉलम के फॉर्म में हाईलाइट कर रही हूं, उसे पिक्सल कहते हैं। वो डॉट ओरिएंटेड या फिर पिक्सल ओरिएंटेड होता है डिस्प्ले। और अगर एक एक कैरेक्टर को एक टाइम पे हाईलाइट करूंगी, तो उसे कैरेक्टर ओरिएंटेड डिस्प्ले कहते हैं। ये ओकेजनली इंडिविजुअल डिस्प्ले एलिमेंट्स को हाईलाइट करता है या डिस्प्ले करता है। अब ये एक टाइम पे एक ही पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। These are driven one at a time। एक टाइम पे एक ही पॉइंट आपका ड्राइव हो रहा है या फिर हाईलाइट हो रहा है। नेचुरली जब मैं रो को और कॉलम को मैं एक क्या कहूं वोल्टेज दे रही हूं, एक पॉइंट पे रो पर, एक पॉइंट पे कॉलम पे, तो एक टाइम पे एक रो और एक कॉलम को ही तो मैं वोल्टेज दूंगी। इसीलिए एक ही एलिमेंट एक टाइम पे डिस्प्ले होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं वन एट अ टाइम। बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड परसिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब चाहे मैं सारे जो सर्किट को कंबाइन कर रही हूं या फिर ये परसिस्टेंस ऑफ विजन का जो कंसेप्ट है उसे, इन्हें अगर मैं कंबाइन करती हूं, तो व्यूअर बिलीव द एंटायर डिस्प्ले इज कंटिन्यूअसली एक्टिव। कि हमें ऐसा लगता है कि हम पूरा डिस्प्ले एक टाइम पे देख रहे हैं, पर वो इतने स्पीड में आपका ग्लो हो रहा होता है कि आपको ये लगता है पूरा ये डिस्प्ले एक टाइम पे चल रहा है, जबकि वो एक टाइम पे डिस्प्ले नहीं चलता। अब इससे एडवांटेज क्या है? मतलब मैंने मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले लिया, सिंपल डिस्प्ले लेने से क्या फर्क पड़ता, और मल्टीप्लेक्स से एडवांटेज क्या मिल रहा है? सबसे बड़ा एडवांटेज मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले का ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ वायर्स चाहिए, कि कितनी वायर्स आपके डिस्प्ले को कनेक्ट करेगी, वो कम हो जाती हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्यू वायर्स, मतलब ऑफन फार फ्यू वायर्स। मतलब कई बार जो नॉर्मल डिस्प्ले है वहां पे अगर लैक्स ऑफ वायर्स चाहिए, तो हमारा मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले में 1000 या 1200 या 1500 वायर से मेरा काम हो जा रहा है।
तो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रही है नंबर ऑफ वायर्स। देन इसमें जो ड्राइविंग एलिमेंट है या फिर जो डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें चल रहा है, वो काफी आपका यूज सिंपल है और उसको यूज करने में बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो। देन जब आपका डिवाइस इजी है, सिंपल है, वायर्स कम लग रही है, तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट अपने आप कम हो गई। ठीक है। देन पावर कंजम्पशन भी मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले में बहुत कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्प्ले। अब आते हैं कि आपके ये जो डिस्प्ले हैं मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले, ये कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर ओरिएंटेड और पिक्सल ओरिएंटेड। अभी हमने बात कही कि एक बार एक कैरेक्टर को हाईलाइट करूंगी तो वो कैरेक्टर ओरिएंटेड है, एक बार एक रो और कॉलम को हाईलाइट करूंगी तो वो पिक्सल ओरिएंटेड है। इंडिविजुअली देखते हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड और पिक्सल ओरिएंटेड क्या होता है। अगर मैं कैरेक्टर ओरिएंटेड की बात करती हूं तो ये एंटायर कैरेक्टर को एक टाइम पे डिस्प्ले करता है, पूरा एक कैरेक्टर। अगर मैं कहती हूं अल्फाबेट ए, तो पूरा अल्फाबेट ए एक ही बार में आपका डिस्प्ले होगा, वो आपका कैरेक्टर ओरिएंटेड डिस्प्ले है। नाउ इसमें वेरियस सेगमेंट ऑफ ईच कैरेक्टर आर कनेक्टेड इन 2 डायमेंशनल डायोड मैट्रिक्स। आपकी जो डायोड के होते हैं, डायोड की एक मैट्रिक्स बनती है, वो रोज और कॉलम्स में आपके डायोड्स लगते हैं और पूरा एक कैरेक्टर एक बार में डिस्प्ले होता है एंड विल ओनली इल्यूमिनेट इफ बोथ रोज एंड कॉलम लाइंस ऑफ द मैट्रिक्स आर एट करेक्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अगर आपका डायोड को अगर 0.7 वोल्ट्स मिल रहे हैं तभी वो ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा। इसका मतलब अगर मेरा कोई एक डायोड ऐसे कनेक्टेड है जहां पर इसके रो को तो 0.7 मिल रहा है पर पैरेलली इसके कॉलम को 0.7 नहीं मिल रहा, तो वो कैरेक्टर आपका इल्यूमिनेट नहीं होगा। रोज और कॉलम्स दोनों को मिलना चाहिए। नाउ by multiplexing the display only 7 digit selector lines and 7 segment selector lines are needed। मतलब आप जब 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात करते हो तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए मुझे 7 सिलेक्टर लाइंस और 7 सेगमेंट लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ 7 क्रॉस 7 मतलब 49 लाइंस की जरूरत पड़ी मुझे। एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, आपको डेसिमल डिजिट शो करनी है या फिर आपको कोई और सिंबल शो करने हैं, तो वो सारे आपके एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स हैं। वो आपके अरेंज होते हैं एज इफ दे वर सेगमेंट्स ऑफ एन एडिशनल डिजिट। मतलब आपका जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो 7 क्रॉस 7 वायर्स लेगा, पर अगर आपको एडिशनल चाहिए तो उसके लिए एक एडिशनल कैरेक्टर की तरह फिर से 7 क्रॉस 7 का मुझे लाइन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो एडिशनल इंडिकेटर्स हैं वो सेगमेंट ऑफ एडिशनल डिजिट और 2 और एक्स्ट्रा सेगमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग डिजिट्स एंड आर स्कैन्ड यूजिंग सेम मल्टीप्लेक्स स्ट्रेटेजी। कि जैसे आप कैरेक्टर को स्कैन कर रहे हो वैसे ही एडिशनल डिजिट्स को भी आप स्कैन करोगे। अब जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका ये जो है वो कैरेक्टर ओरिएंटेड है। एक बार ए प्रेस किया तो वो पूरा कैरेक्टर ए आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। दिस इज कीबोर्ड मैट्रिक्स। ये आपका एक एग्जांपल है कैरेक्टर ओरिएंटेड डिस्प्ले का। कैरेक्टर ओरिएंटेड डिस्प्ले कुछ इस तरीके का होगा जहां पर एक एक कैरेक्टर आपको इंडिविजुअली शो होगा कि ये वाला एक कैरेक्टर है, ये वाला दूसरा कैरेक्टर है, ये तीसरा कैरेक्टर है। हर एक कैरेक्टर, ये जो आपके कीबोर्ड का है वो सारे कीबोर्ड आपका कैरेक्टर ओरिएंटेड डिस्प्ले है। नाउ अब आते हैं पिक्सल ओरिएंटेड डिस्प्ले पर। पिक्सल ओरिएंटेड जैसे मैंने कहा कि पूरी स्क्रीन को हम लोग रोज और कॉलम्स में स्प्लिट कर देते हैं और उस रो और कॉलम का जो एक इंटरसेक्शन होता है वो आपका एक पिक्सल बनता है। ठीक है, तो जहां पर आपका डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है, जहां पे आपने कई बार देखा होगा डॉट 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 के फॉर्म पे आपका प्रिंट होता है, तो वो जो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले होता है वो आपका इंडिविजुअल पिक्सल्स लोकेट होते हैं एट द इंटरसेक्शन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम लाइंस। जहां पर आपकी रो और कॉलम इंटरसेक्ट होता है वहां पर एक एक डॉट आपका प्लेस होता है। अगर मैं नॉर्मल
ये कहती हूँ कंप्यूटर स्क्रीन, तो नॉर्मल कंप्यूटर स्क्रीन में 1024 क्रॉस 768 XGA कंप्यूटर स्क्रीन होती है, जिसमें 2359296 वायर्स की जरूरत है, मतलब 23,59,296 वायर्स की एक कंप्यूटर स्क्रीन के लिए वायर्स की जरूरत होती है। पर ये इतनी वायर्स अगर मैं कनेक्ट कर दूंगी तो कहां मेरी कॉस्ट चली गई, या फिर कितना बल्कि आपका सिस्टम हो जाएगा सिर्फ वायर्स ही वायर्स से, प्लस कॉम्प्लेक्सिटी अलग। तो इन वायर्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पिक्सल ओरिएंटेड करते हैं, जहां पर इसे रिड्यूस करके मैं आई हूं सिर्फ 1792 वायर्स पर, मतलब जहां 23 लाख वायर चाहिए थी वहां पर अब मैंने 1792 वायर्स यूज की है, मतलब 1792 वायर्स में मेरी पूरी कंप्यूटर स्क्रीन डिजाइन हो गई। ये एडवांटेज है आपके पिक्सल ओरिएंटेड डिस्प्ले का। नाउ ये जो पिक्सल ओरिएंटेड डिस्प्ले है, में ड्राइव अ सिंगल पिक्सल एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही पिक्सल ड्राइव होता है, और उसे ड्राइव करने के लिए हम रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को एक टाइम पे इनिशिएट करेंगे, ताकि उनके इंटरसेक्शन पे जो पिक्सल होगा वो आपका ड्राइव होगा। ठीक है। नाउ एक्टिव मैट्रिक्स LCD प्रोवाइड अ स्टोरेज एलिमेंट, जहां पर मैं LCD कह रही हूं वहां पर स्टोरेज एलिमेंट भी होता है एट ईच पिक्सल, सो दैट पिक्सल कंटिन्यूज टू डिस्प्ले द करेक्ट स्टेट इवन व्हेन नॉट बीइंग एक्टिवली ड्रिवन। मतलब अगर मैं कहती हूं कि मुझे सपोज ये पिक्सल और ये पिक्सल और ये पिक्सल को मुझे ड्राइव करना है, तो मैंने अगर स्टोर कर लिया तो मुझे ये पूरी एक लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर मुझे एक सर्कल शो करना है तो मैं ये पिक्सल्स को स्टोर करती चली जाऊंगी, ताकि फाइनली मुझे ये पूरा एक सर्कल नजर आएगा। ठीक है। तो आपके एक्टिव मैट्रिक्स LCD में ये स्टोरेज की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। दीज आर कैरेक्टर एंड पिक्सल ओरिएंटेड मैट्रिक्स। अब ये पिक्सल ओरिएंटेड मैट्रिक्स कुछ ऐसी सी दिखती है, जहां पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ रोज हैं और कुछ आपकी कॉलम्स बने हुए हैं, तो ये आपकी पिक्सल ओरिएंटेड मैट्रिक्स है। और हर एक पिक्सल आपको ये देखो, ये सारे शो हो रहे हैं कि ये आपके इंडिविजुअल पिक्सल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन। अब बात करते हैं ब्रेकअप की। ब्रेकअप का मतलब क्या, जो आप समझ रहे हो वो वाला नहीं, यहां पे हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले के बेसिस पे। ठीक है। कई बार जब हम डिस्प्ले देखते हैं तो आप लोगों को कुछ इस टाइप की पिक्चर दिखती होगी। यहाँ पे मैंने जो ये शो की हुई है, ये ऐसा नहीं है कि करप्टेड है या उसके पिक्सल फट गए, नहीं, ये पूरी जो पिक्चर है वो आपकी एब्रप्ट हो गई है, मतलब कहीं के कहीं कुछ लाइट इल्यूमिनेट हो गई है। इसे कहा जाता है ब्रेकअप। मतलब ब्रेकअप वो होता है जहां एक पॉइंट पे आपके प्रॉपर पिक्सल्स इल्यूमिनेट नहीं होते, जिसकी वजह से पूरी पिक्चर आपकी क्लियर नहीं शो होती। तो ये ब्रेकअप क्यों होता है? अगर ये जो ब्रेकअप है, ये ब्रेकअप मोस्ट मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले में डू नॉट प्रेजेंट एंटायर डिस्प्ले साइमल्टेनियसली। मतलब आपका जो मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले है वो एक डॉट को ब्लिंक करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एक टाइम पे सभी डॉट्स ब्लिंक नहीं हो रहे। अब जब वो एक टाइम पे सभी डॉट्स ब्लिंक नहीं हो रहे और इन डॉट्स के ब्लिंकिंग के बीच में अगर सिंक्रोनिज्म नहीं बचा, तो वो आपका ब्रेकअप क्रिएट करेगा। ब्रेकअप का रीजन क्या क्या हो सकते हैं? अगर ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ रिगार्ड इज इन मोशन, मैं देख रही हूं और मैं कंटिन्यूअसली अगर मूव करती जा रही हूं, तो क्या होगा, जब कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर है वो अगर कंटिन्यू मूव करेगा, तो एक टाइम पे जब ब्लिंकिंग हो रही है तो वो मुझे क्या होगा, वो सारी ब्लिंकिंग मेरे आईज में मिक्सअप हो जाएगी और मुझे वो जो पिक्चर है वो पूरी ब्लर नजर आएगी। वो सारी, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप बस में ट्रेवल करते हो, आपका मोबाइल कंटिन्यू हिल रहा है, तो आपकी विजिबिलिटी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि वो आपका ब्रेकअप होता है। ठीक है। नाउ दूसरा रीजन है पीपल विथ नेस्टैग्राम। नेस्टैग्राम क्या मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, जहां पर कई बार कुछ लोगों में दिक्कत होती है, जहां पे आई बॉल्स कंटिन्यूअसली मूव करती हैं,
अब आई बॉल्स अगर कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं तो जब वो इल्यूमिनेशन हो रहा है, वो इल्यूमिनेशन आपको स्टेबल नहीं दिख रहा क्योंकि आपकी आई बॉल्स भी साथ के साथ मूव कर रही है। तो जो आपके जिन्हें निस्टेगम की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी ब्रेकअप नजर आते हैं, दे एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ ब्रेकअप। देन अगर मैं कंटिन्यूसली चिंगम खा रही हूं, इफ provoked by chewing hard candy which causes vibration of users eye, अगर रेगुलर बेसिस पे मैं चिंगम चीव कर रही हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस खा रही हूँ, तो जब हम उन हार्ड सब्सटेंस को या टीथ का कंटिन्यू मूवमेंट होता है तो ये आईज पे एक प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर की वजह से भी मुझे ब्रेकअप्स नजर आते हैं कई बार। ठीक, नाउ ये जो मल्टीप्लेक्स नेचर ऑफ डिस्प्ले है can also be revealed by observing it through mechanical stroboscope। अगर मैं मैकेनिकल स्ट्रोबोस्कोप से अपने स्क्रीन को देखती हूं तो ये जो पिक्सल है या कैरेक्टर्स हैं ये मुझे बहुत क्लियर विजिबल होने लगेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल व्यू मिलेगा और स्ट्रोबोस्कोप में से देखने के बाद में मुझे क्लियरली दिखेगा कि मेरी स्क्रीन पिक्सल्स में ओरिएंटेड है और वो कौन कौन सा पिक्सल किस टाइम पे ग्लो हो रहा है। फाइन, अब ये आपका ब्रेकअप था। अब आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्ले ड्राइवर। जब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो मैं कभी भी, सपोज मेरे पास में कोई एक मूवी है, वो मूवी मेरे सिस्टम में सेव्ड है, अब मैं मूवी को डायरेक्टली स्क्रीन पर विजिबल हो रही है ऐसा नहीं होता। स्क्रीन और सीपीयू इनके बीच में कोई एक डिवाइस होता है जो सीपीयू से डाटा लेगा। सीपीयू तो 101010 देता जा रहा है, ठीक है। अब उस 1010 को रीड करके स्क्रीन पे प्रॉपरली डिस्प्ले करवाना, वो काम है आपके डिस्प्ले ड्राइवर का। डिस्प्ले ड्राइवर ऐसा सेमीकंडक्टर आईसी है आपकी जो कि इंटरफेस फंक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर एट जनरल पर्पस पेरिफेरल इंटरफेस लाइक एलसीडी, एलईडी, सीआरटी एक्सेट्रा। मतलब आपके माइक्रो प्रोसेसर से डाटा लेकर के स्क्रीन पे देने का काम बीच में आपके डिस्प्ले ड्राइवर का है, जो यहां से डाटा लेगा और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इट एक्सेप्ट्स द कमांड एंड डाटा यूजिंग सीरियल और पैरेलल इंटरफेस। अब अगर वो माइक्रो प्रोसेसर से डाटा ले रहा है, कमांड ले रहा है, तो वो सीरियल इंटरफेस से लेगा या पैरेलल इंटरफेस से लेगा और ऐसा सिग्नल जनरेट करेगा या फिर ऐसा वोल्टेज या करंट जनरेट करेगा जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए एफिशिएंट हो, केपेबल हो। मतलब इट सुटेबल वोल्टेज एंड करंट, टाइमिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग टू मेक द डिस्प्ले शो द डिजायर्ड टेक्स्ट और इमेज, कि प्रॉपर डिजायर्ड चीज मेरे स्क्रीन पर नजर आए। ये डिस्प्ले ड्राइवर का काम है। नाउ डिस्प्ले ड्राइवर में इटसेल्फ भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक। अब ऑफ कोर्स मेरा ये डिस्प्ले ड्राइवर, कई बार क्या होता है, आप लोग भी देखते हो कि मूवी ड्राइव करने के लिए आपको अलग डिस्प्ले ड्राइवर चाहिए, आपको सॉन्ग सुनने के लिए अलग डिस्प्ले ड्राइवर चाहिए। तो वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है कई बार, हमेशा नहीं, कई बार आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है। अगर मेरा माइक्रो कंट्रोलर कुछ अलग टाइप का है, एप्पल का है, तो वो अलग तरीके से करेगा काम। अगर सिंपल कोई एंड्रॉइड है तो वो अलग तरीके से करेगा, नॉन एंड्रॉइड है तो अलग तरीके से काम करेगा। इसका मतलब वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर है एंड में इनकॉर्पोरेट रैम, फ्लैश मेमोरी, E2P ROM। इसका मतलब मेमोरी को भी वो अपने साथ इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है। देन मेरा जो डिस्प्ले ड्राइवर आईसी है, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। हिताची का HD44780 एलसीडी कंट्रोलर, ठीक है, या फिर KS0108, या फिर SSD 1815 और ST7920। ये आपके सारे डिस्प्ले ड्राइवर्स हैं, ठीक है। अब आज का जो ये आपका मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले है, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है जहां पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए या फिर एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन जनरेट होंगे।
तो आप लोगों को ये वाले कंसेप्ट जो कैरेक्टर ओरिएंटेड, पिक्सल ओरिएंटेड जितना समझ आ रहा है, डिस्प्ले ड्राइवर्स क्या होते हैं, वो सब आपको उस शॉर्ट नोट में प्रोवाइड करने हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। कितने मार्क्स का है उस अकॉर्डिंग आप लिखोगे कि कितना लेंथ। ये नहीं है कि 2 मार्क्स में आप 2 पेज भर के आ जाओ, 4 पेज भर के आ जाओ, ऐसा नहीं करना। 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के हिसाब से लिखो, 10 मार्क का है 10 मार्क के हिसाब से लिखो। फाइन। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। बाय, ऑल द बेस्ट।